प्रिय मतदान अधिकारी, आपकी चुनावी ड्यूटी लगी है लोकसभा चुनाव 2024 में। तो आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने जो आप चुनाव कराने के लिए जाइएगा, पीठासीन अधिकारी के तहत आपके पास एक परफॉर्मा मिलेगा जिसमें कि पीठासीन अधिकारी की डायरी दिया रहेगा। और ये जितने भी पेपर दिए रहेंगे उन सभी पेपरों में से सबसे महत्वपूर्ण पेपर में से एक है पीठासीन अधिकारी की डायरी। और पीठासीन अधिकारी की डायरी में कौन चीज़ कहाँ पर डालना है, किस रूप से भरना है, उस सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो हम फॉर्म को आप लोगों के सामने भरकर एक एग्जाम्पल के तहत पेश करेंगे, इसको आप रियल नहीं मानिएगा, ये एक काल्पनिक है। तो वीडियो शुरू करते अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले नंबर 1 में दिया रहेगा निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में। निर्वाचन क्षेत्र का जो आपका संसदीय क्षेत्र रहेगा उसको यहाँ पर डालना है। जैसे हम मान के चलें 28 ये संख्या है और ये संसदीय क्षेत्र का नाम है मुंगेर। उसके बाद ऑब्लिक दे के आप किस विधानसभा में गए हैं उसको भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे हम जा रहे हैं 164 ये निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र है और ये है तारापुर, तो तारापुर यहाँ पर हम लिख दिए। उसी तरह आप भी जहाँ पर जाएंगे जिस विधानसभा में, तो ऑब्लिक दे के यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मतदान की तारीख आप अपने अकॉर्डिंग मतदान का जो तारीख होगा वो तारीख यहाँ पर डालिएगा। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम आएगा कि मतदान केंद्र का जो संख्या है वो नाम। जैसे मान लीजिए हम मान के चलें 49 मध्य विद्यालय किशनपुर, कमरा नंबर 1, दक्षिणी बाग। इस तरह से जब भी आप मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे तो पूरा नाम लिखेंगे, है ना, और साथ में उसका संख्या जरूर डालेंगे जिस तरह से हम यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखे हैं। उस तरह से आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें नंबर आएगा, नंबर 3 में ही आएगा नीचे कि मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। मतदान केंद्र कहाँ स्थित है, इसमें से 3 ऑप्शन आपके पास, शासकीय या अर्धशासकीय भवन या निजी भवन या अस्थायी संरचना। तो इसमें से मैक्सिमम जो मतदान केंद्र बनाया जाता है वो सरकारी ही बनाया जाता है, शासकीय भवन। तो जैसे आप देख लीजिएगा ये सब तो बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन मैक्सिमम संभावना रहता है वो शासकीय भवन। या तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं शासकीय भवन, जो आपको सुविधा लगे वो आप करिए। शासकीय भवन यहाँ पर एरो दे के इस तरह से डैश दे के लिख सकते हैं। उसके बाद है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। स्थानीय रूप से अगर किसी मतदान अधिकारी की भर्ती की गई हो तब यहाँ पर, जैसे 2 किया गया तो 2 लिखेंगे। वैसे ये यहाँ पर जो ये मैक्सिमम होता है वो 0 ही होता है, तो यहाँ पर नहीं किया गया तो यहाँ पर 0, और अब यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में आप नील भी लिख सकते हैं। उसके बाद है नंबर 5 में विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति का कारण। विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति यानी कि वहाँ पर जिनको कि नियुक्त किया गया है और वो किसी कारण से अनुपस्थित हो जाते हैं, और किस कारण से अनुपस्थित हो जाते हैं वो कारण को दर्शाते हुए आप जिस अधिकारी को नियुक्त करेंगे उसका डिटेल यहाँ पर फिल करना है। ऐसे ये भी संभावना बहुत ही कम होता है कि यहाँ पर वो अनुपस्थित हो जाए वो मतदान अधिकारी, ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप करेंगे तो यहाँ कारण भी दर्शाएंगे और वो पूरा डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे हम यहाँ पर 0 को लेके आगे बढ़े हैं। उसके बाद है नंबर 6 में मतदान मशीन की बात किया गया। मतदान मशीन में उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। जो आप उपयोग में लाए कंट्रोल यूनिट की संख्या वो कंट्रोल यूनिट 1। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है तो एक और यूज करते हैं, तब यहाँ पर 2 लिखेंगे। वैसे उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या 1 है। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या, उसके बाद क्रम संख्या जो होगा आप अपने कंट्रोल यूनिट को देख के कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या को यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद है नंबर 3 में उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, यानी बैलेट यूनिट का कितना आप यूज किए हैं, 1 या 2। रेयर केस में अगर किसी गड़बड़ी के कारण आप दूसरा बदल के यूज करते हैं तब यहाँ 2 लिखेंगे, अन्यथा यहाँ पर 1 लिखेंगे। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट का क्रम संख्या, मतदान यूनिट का क्रम संख्या BU 89765, ये आप अपना मतदान यूनिट बैलेट यूनिट को देखकर वहाँ पर जो लिखा गया उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या 1 है। उस तरह से उपयोग में लाई गई पेपर सीलों का क्रम संख्या, जो आप उपयोग में लाए पेपर सील उसका जो क्रम संख्या है वो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। देख लीजिएगा पेपर सील में जो क्रम संख्या है उसको देखकर यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। उस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो 7A में मिलेगा पर्दा, यानी कि आपको जो दिया गया विशेष टैग की संख्या।
प्रायः जो विशेष टैग दिया जाता है वो 3 ही दिया जाता है। विशेष टैग कितने दिया जाते हैं? 3 पर्दाय किए गए, यानी आपको दिए गए विशेष टैग की संख्या 3 है। और जो पर्दाय किए गए विशेष टैग का क्रम है वो यहाँ पर लिखना है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 19, 20, 21 करके लिखे, या फिर आप लिख सकते हैं 22219 से लेके 22221, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या। आप कितने विशेष टैग का उपयोग किया? अगर एक उपयोग किया तो यहाँ पर 01 लिखेंगे, और जो अगले नंबर में होगा उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। जिस टैग को आप यूज किए उसका क्रम संख्या क्या है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। जिसे हम यूज किए हैं 22219, तो यहाँ पर लिखें 22219। यहाँ से इस विशेष टैग का जो क्रम संख्या को हम लोग यूज किए उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब उपयोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग का क्रम, जो आप वापस करेंगे विशेष टैग उसका क्रम संख्या यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम लिखे हैं 22220 फिर 22221, इस दोनों को हम लोग विशेष टैग को वापस कर रहे हैं तो उसका क्रम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 7B में है जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम। उसमें उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या। ये जो प्रिंटर यहाँ पर दर्शा रहा है ये वीवीपैट को ही दर्शा रहा है, ध्यान रखिएगा। उपयोग किए गए वीवीपैट, ये एक तरह से वीवीपैट, ये प्रिंटर। कितने वीवीपैट का यूज किए हैं? 01, तो 01, अगर 2 किए तो 02, वो आपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। प्रिंटर का सरल क्रमांक, प्रिंटर का जो क्रमांक होगा ये यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिएगा। इस तरह से वीवीपैट 1 2 3 4 जो आपके वीवीपैट में क्रम संख्या होगा उसको देख के यहाँ पर नोट डाउन करना है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या, नंबर 8 में है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए। जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी प्रत्याशियों में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं या प्रत्याशी हैं जितने कि मतदान केंद्र पर अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट नियुक्त किए हैं। तो आप देख लीजिएगा आप अपने बूथ पर आपके बूथ पर कितने अभ्यर्थियों ने पोलिंग एजेंट नियुक्त किया। वैसे हम मान के चले हैं कि 3 अभ्यर्थियों ने पोलिंग एजेंट नियुक्त किए, तो यहाँ पर 3 लिखें। उसी तरह आपके बूथ पर जितने पोलिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे जितने अभ्यर्थियों के द्वारा, मान लीजिए कि 4 अभ्यर्थियों ने किया, और होता क्या है कि किसी एक अभ्यर्थी की 2 पोलिंग एजेंट होते हैं, एक यहाँ पर बूथ पर बैठते हैं, एक बाहर रहते हैं, तो वो दोनों एक ही अभ्यर्थी काउंट होंगे, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे अभ्यर्थी की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ताओं नियुक्त किए वो ऐसे अभ्यर्थी 3 हैं। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जिस समय मतदान शुरू हो रहा था यानी 7 बजे, उस समय कितने उपस्थित मतदान अभिकर्ता थे तो वो है 02। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, और ऐसे कितने अभिकर्ता हैं जो विलंब से आए, वो है 01। मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 02। मतदान जिस समय समाप्त हो गया तो मतदान समाप्ति के बाद जिस समय हम लोग आगे प्रोसेस बढ़ा रहे थे, सील वगैरह कर रहे थे, उस समय कितने पोलिंग एजेंट थे तो 2 थे, तो यहाँ पर 02 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नंबर 10 में है, देखिए नंबर 10 में है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो मान लीजिए आपके देख लीजिएगा चिन्हित प्रति में टोटल कितना, ये इसका जो रिजल्ट है वो बताएगा P1 यानी प्रथम मतदान अधिकारी। हम मान के चलें 1254 है। अब प्लस में जो EDC वोटर अगर होगा आपके बूथ पर आपके चिन्हित प्रति में तो उसको भी यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, और इस तरह से टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। जिनको मत देने का चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया उसकी संख्या 820। इसका भी रिजल्ट P1 बताएगा, उससे पूछकर आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 3 में है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनकी प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर में की गई, यानी कि रजिस्टर में जो की गई है वो कितना है 820 है। उसके बाद है मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, यानी जो आपको रजिस्टर 17A दिया रहेगा वो, और मतदान मशीन यानी कि EVM यानी कंट्रोल यूनिट में जो मत रिकॉर्ड किए गए उसकी संख्या यहाँ पर होगा। जैसे 820 है रजिस्टर 17A में, और कंट्रोल यूनिट में भी 820 है, तो यहाँ पर 820 नोट डाउन करेंगे। नंबर 5 में मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया, यदि हो तो
अगर है तो मान लीजिए 2 है तो 2 लिखेंगे, अगर 3 है तो 3 है, अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर शून्य लिखेंगे। ऐसे भी बहुत सारे मतदाता होते हैं जिन्होंने कि अपना रजिस्टर में पूरा मेंटेन करा दिया, उसके बाद वोट करने से इनकार कर देता है। ऐसे में क्या होगा कि ध्यान रखिएगा, ये जो ईवीएम है, कंट्रोल यूनिट है, इसमें मतों की संख्या कम हो जाएगा, जबकि निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति और रजिस्टर 17 इसमें संख्या वो बढ़ जाएगा और ईवीएम में संख्या वो कम हो जाएगा। कब, किस परिस्थिति में? वो ऐसा परिस्थिति होता है जब मतदाता अपना सारा चीज़ करने के बावजूद वोट देने से इनकार कर देता है। अगर वैसा होता है तो यहाँ नोट डाउन करेंगे, अन्यथा इसको शून्य कर देंगे। वैसा बहुत कम होता है कि अपना एंट्री कराने के बाद वोट देने से इनकार कर देता है, ऐसा बहुत कम होता है। अगर वैसा होता है तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है प्रथम मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर, जो P1 होंगे उनका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, और जो P2 यानी कि मतदान पंजी का जो प्रभारी होगा उनका हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। नंबर 11 में आएंगे हम लोग। नंबर 11 में है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। कुल मतों, पुरुष में 500 और महिला में 320 और थर्ड जेंडर 0, तो टोटल हो गया 820। यानी कि आपके बूथ पे टोटल जो वोट डलाया गया, आपके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना वोट, तो जितना भी होगा यहाँ पर लिखेंगे, महिला का अलग, पुरुष का अलग, उसके बाद टोटल करेंगे। थर्ड जेंडर अगर वोट डाला गया तो उसको भी यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है अभ्याक्षेपित चैलेंज मत, जिसमें स्वीकृत 0, अस्वीकृत 0। चैलेंज वोट यानी कि वो वोट व्यक्ति जो कि वोट डालने के लिए आया और उनको पोलिंग एजेंट के द्वारा पहचानने से इनकार कर दिया, तो वो एक तरह से आता है अभ्याक्षेपित यानी चैलेंजमेंट। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति, मतदाता बोलते हैं हम चुनाव में वोट डालेंगे, तब इस परिस्थिति में जब्त की गई राशि जो है 2 रुपये का मतदान अभिकर्ता के द्वारा चालान कटाना पड़ता है 2 रुपये का। उसके बाद पीठासीन अधिकारी उसकी जांच पड़ताल करता है, और जांच पड़ताल करने के बाद उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है या फिर वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता। अगर नहीं दिया जाता है तो 2 रुपये का जो रसीद कटाया जाता है, जिस पोलिंग एजेंट ने 2 रुपये का रसीद कटवाया तो उनको 2 रुपया वापस कर दिया जाता है, और जो मतदाता आते हैं वोट देने के लिए उनको पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है, ऐसा ध्यान रखना है। ऐसा बहुत कम ही होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग चैलेंज वोट। तो अगर स्वीकृत हुआ तो यहाँ लिखेंगे, अस्वीकृत हुआ तो यहाँ लिखेंगे कितना अस्वीकृत हुआ, और जब्त की गई राशि जितना भी होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 13 में आएगा कि उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके मत दिया, इसी को निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC बोलेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जितना अगर डाला गया है EDC के माध्यम से वोट, तो यहाँ पर लिखेंगे। अगर 1 तो 1, 2 तो 2, अगर नहीं कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। विदेशी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वोट दिए, NRI के बारे में अगर वोट डाला है तो वो यहाँ पर उसको लिखेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे यानी नील। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया, अगर साथियों की सहायता से मत दिया तो संख्या लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतदाताओं की मतों की संख्या, अगर प्रॉक्सी मत है तो संख्या लिखेंगे, और नहीं तब 0 लिखेंगे। निविदत मतों की संख्या उसी तरह अगर दिया गया निविदत मत पत्र के माध्यम से तो इसको संख्या लिखेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नंबर 17 में है जिन्होंने उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, अगर घोषणाएं प्राप्त करके वोट दिया है तो संख्या यहाँ लिखेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे यानी नील। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया तो उसका भी लिखेंगे, यहाँ पर इनकार किया तो 0 वगैरह जो भी अगर संख्या है तो वो लिखेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे। नंबर 18 में है क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन का कारण। अगर मतदान कुछ समय के लिए स्थगन किया गया तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो नील यानी 0 लिखेंगे। प्रत्येक 2 घंटा में प्रत्येक 2 घंटा में डाले गए मतों की संख्या, ये यहाँ पर कुछ नहीं, इसका ये दिया गया 7 से 9 बजे तक जो मत डाले गए वो कितना है 180। इसी तरह आप अपने बूथ पर देख लीजिएगा, सुबह में जब मतदान शुरू हुआ 7 बजे, और 7 बजे से 9 बजे पूर्वाह्न तक जो वोट डाले गए वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर 9 से 11 बजे तक जो लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 180 पहले का और 104 अब डाला गया, तो अब टोटल हो गया 284। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में। फिर 11 बजे से 1 बजे तक जो डाला गया वो 146, और पहले डाला गया था 284, तो 284 प्लस में 146 अब हो गया 430। 1 बजे से पूर्वाह्न से लेकर 3 बजे पूर्वाह्न तक जो डाला गया वो 120 डाला गया, और पहले से 430 डाला गया था,
और 120 अब डाला गया इस 2 घंटे में, तो अब टोटल हो गया 550। उसी तरह 3 बजे पूर्वाह्न से लेके 5 बजे पूर्वाह्न तक 170 वोट डाला गया। पहले से 150 था और अब 170 डाला गया, तो अब हो गया 720। और शाम 5 बजे से लेके 6 बजे तक जो वोट डाला गया वो 100 डाला गया। जो पहले 700 था तो वो 720, आप प्लस में अब 100, तो टोटल हो गया 820। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आप अपने बूथ पे आपका जो P1 है और P2 और P3 से पूछकर इस तरह से आप कंटिन्यू करके लिख सकते हैं, ताकि अंतिम में जब मतदान समाप्त हो जाए तो उस समय आपको आसानी हो ये आगे कंटिन्यू करने में। आगे कंटिन्यू करते हुए अब देखिए 19B में है आगमन, यानी विजिट सीट के दौरान आपके बूथ पर जो आएंगे चेक करने के लिए विजिटर, उसका इसमें थोड़ा डिटेल फिल करना है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है 19B में। आगमन यानी दौरा पत्रक के अनुसार केंद्र के आगंतुकों का विवरण, कि कौन कौन आए थे और वो किस पद पर थे, कितने बजे आए थे और उस समय कितना मत डाला गया था और किसी तरह की व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो सारा चीज़ में फिल करना है। जैसे क्रम संख्या 1 में जैसे आपके बूथ पर ये अलग अलग हो सकते हैं, ये सेम टू सेम नहीं रहेंगे, वो अलग अलग होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा विजिटर के रूप में कौन आए, विजिट सीट से देख के यहाँ पर फिल कर लेना है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात करें तो सेक्टर मजिस्ट्रेट 755 में ये माना हुआ है, 755 में आए और उस समय चुनाव जो हुआ था वो शांतिपूर्ण हुआ था। और प्रारूप 17 के अनुसार जो वोट डाला गया था वो 95 था और ईवीएम के अनुसार भी 95 था। और नंबर 2 में जोनल मजिस्ट्रेट जिस समय आए वो समय था 10:40 और उस समय भी चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा था। और उस समय भी अगर वोट डाले गए थे 17 को, यानी 17 रजिस्टर के अनुसार 240 और ईवीएम यानी सीयू कंट्रोल यूनिट में भी देखा गया तो 240 दिखाई पड़ा। उसी तरह आरओ का बात करें तो आरओ में 1:20 आए थे वो दोपहर में 1:20 में, और उस समय भी चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा था। उस समय डाले गए कुल मतों की संख्या 501 17 को के अनुसार और 501 ईवीएम के अनुसार, यानी कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन दबा करके चेक किया गया तो 501 दिखाई पड़ा। इस तरह से इसको आप फिल कर लीजिएगा। अगर 4 नंबर में कोई आ रहा है तो इसको यहाँ पर फिल करेंगे, इस तरह से इसको फिल कर लेंगे। नंबर 20 में देखिए दिया गया मतदान समाप्ति के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं के समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। तो ये जो पंक्ति में पर्ची आपको मिलेगा उसमें से 50 पर्ची रहेगा, जिसमें से कि क्रम संख्या 1 से लेकर 50 तक दिया रहेगा। ठीक 6 बजे आप देखिएगा कि कितने लोग पंक्ति में हैं। जो सबसे पंक्ति के लास्ट में होंगे उसको क्रम संख्या 1 का देना है पर्ची, और उसके बाद जो रहेंगे आगे उनको 2 का, इस तरह से कंटिन्यू देना है। तो अगर वैसा आपके बूथ पर होगा घड़ी में शाम 6 बजे, तब आपको ऐसा करना है, तब जा कर के पर्ची देना है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। 6 बजे अंतिम 5 पर्ची दिया गया। अंतिम में जो पर्ची देना है वो सबसे लास्ट वाले व्यक्ति मतदाताओं को नंबर 1 का पर्ची देना है। उसके आगे जो खड़े रहेंगे उनको नंबर 2, इस तरह से टोटल पर्ची कितने दिए रहेंगे 50। और आप देख लीजिएगा आपके बूथ पर कितने मतदाता हैं। अगर इसके बाद कोई मतदाता आते हैं तो इसके मतलब पीछे किसी को खड़े नहीं होने हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। और नंबर बी में देखिए दिया गया है अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, यानी अंतिम मतदाता जो मतदान दिए वो समय था 6:05 PM में। नंबर 21 में दिया गया है निर्वाचन अपराधों की विस्तृत विवरण। इसमें मामला की संख्या, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार किया गया, अगर किया गया और उस तरह का मामला हुआ, अगर हुआ तो संख्या लिखेंगे, नहीं तो शून्य या नील लिखेंगे। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, ये भी शून्य आएगा। अगर वैसा देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, आपके मतदान पर क्या परिस्थिति रहता है वो उसके अकॉर्डिंग। मतदाता केंद्र पर किसी सूचना को, सूची या अन्य दस्तावेज को कपट पूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, ये भी शून्य रहा। मतदाताओं का रिश्वत देना, ये भी शून्य रहा। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, ये भी शून्य रहा, यानी नील। मतदान केंद्र पर कब्जा करना, ये भी शून्य रहा। नंबर 22 में है क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई। अब देखते हैं। बुलावा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कारण। इन सभी कारण से कोई किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई, तो यहाँ पर नील लिखेंगे। नंबर 23 में है कि क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी मतदान मशीन को
नंबर 1 ए में है पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा के अवैधानिक रूप से छीनकर, नहीं तो शून्य लिखेंगे। आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करना, ये भी शून्य होगा, नील। नुकसान पहुंचाकर छेड़छाड़ करके मतदान दूषित किया गया का ब्यौरा दें, ये भी नहीं तो शून्य लिखेंगे। नंबर 24 में अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो, अगर नहीं है तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे, नील। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या शून्य रहा, कोई भी नहीं रहा ऐसा। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो यहाँ भी शून्य लिखेंगे, यानी नील। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की? हाँ बिल्कुल की, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। और अब नीचे दिया गया स्थान, देखिए स्थान दिया गया तो स्थान देंगे मध्य विद्यालय किशनपुर, जो आपका जिस बूथ पर है, और कमरा नंबर जो भी हो यहाँ पर डिटेल देंगे। पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, इसके साथ साथ में जितने भी पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जहाँ पर भी, वहाँ पर हम लोग इसके साथ मुहर लगाएंगे। इस तरह का मुहर आप लोगों को दिया होगा, उस मुहर से मुहर लगाएंगे। ऊपर रहेगा विधानसभा, ये इस तरह का, तो इसको भी आप लोगों को करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने पीठासीन अधिकारी के होते हुए आप प्रेजाइडिंग ऑफिसर के हैं, तो आपके लिए फॉर्म निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण में से एक है पीठासीन अधिकारी की डायरी। इस तरह से आप फिल कर लीजिएगा और आपको मतदान के समय, मतदान के दिन बहुत सहूलियत महसूस होगा। तो इसी तरह का वीडियो आप पाने के लिए लगातार हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर जुड़े रहिए। तो आज के क्लास के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।